तो कोरोना की तीसरी लहर, उसके बाद एक बार फिर से थिएटर खुल गए हैं, वरना हमें पिछले 2 सालों में जिस तरीके से हमने देखा ज़िंदगी कैसे रुक गई थी, लोग थिएटर से बाहर निकलकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर से दुनिया अपने ढर्रे पर लौट रही है। और इस तीसरी लहर के बाद जो एक बड़े बजट की फिल्म है, जिसके बारे में काफ़ी बज़ है, काफ़ी चर्चा हो रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई, इसके ट्रेलर बहुत पॉपुलर हुए हैं, लोग देख रहे हैं, और ख़ासतौर पर आलिया भट्ट कि ट्रेलर में जो परफॉर्मेंस है, एक्टिंग है, उसकी तारीफ हो रही है। और इस वक्त आलिया भट्ट हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आज तक से बात करने के लिए आलिया। थैंक यू। जब पहले फिल्म रिलीज़ होती थी किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की, तो रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, उस पर हार्ट बीट बढ़ी होती थी। अभी एक नई चीज़ आ गई है कि रिलीज़ के बाद कोरोना क्या होगा और फिर थिएटर का हाल क्या होगा, तो इसको लेके ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ी होती है। आपके फिल्म, हालांकि कोरोना की लहर कम हो गई है, 25 को रिलीज़ हो रही है, लेकिन हार्ट बीट बॉक्स ऑफिस को लेकर ज़्यादा है या कोरोना को लेकर? कोरोना की वजह से बॉक्स ऑफिस को लेकर ज़्यादा है। डेफिनेटली एक डर तो ऑडियंस और सबके दिमाग में है ही। इतने सालों से क्या बोलते हो, एक कंटिन्यूअस रन थिएटर का नहीं रहा है। खुला है फिर बंद हुआ है, खुला है फिर बंद हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस खुले हैं फिर और बढ़ गए हैं। आई थिंक अब पहली बार हम देख रहे हैं कि सारे कर्फ्यूज़ हट रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं। 3 वेव के बाद हम एक क्या कह सकते, वी आर एट द बेस्ट स्टेज दैट वी हैव बीन सो फार। 2 साल में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है बिहेवियर में, और हमारी जैसे अब रिस्ट्रिक्शन से इतने यूज्ड टू हो गए हैं। बट अब डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ एक मुझे लगता है कि ऑडियंस में एक भूख आ गई है। अगर आप उनको एक अच्छा प्रोडक्ट दो, एक अच्छा फिल्म दो, तो वो थिएटर जाएंगे ही। आप दिसंबर में ही देख लीजिए, जब एक्चुअली थर्ड वेव बढ़ रहा था, एक फिल्म आई थी स्पाइडरमैन, वो इतनी अच्छी चली थी। तो साथ में पुष्पा भी थी, पुष्पा भी थी डेफिनेटली। आई वाज गोइंग टू कम टू दैट। पुष्पा आई थी, स्पाइडरमैन आई थी, और दीज आर फिल्म्स जो थर्ड वेव के बीच में भी लोग थिएटर जा रहे थे, थिएटर फुल था। तो आई फील अगर आप उनको एक रीज़न दोगे वो जाएंगे, क्योंकि एक थिएटर गोइंग हमारा एक कल्चर है। एक ऑलमोस्ट जैसे हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, हम लोग बाहर पिक्चर देखने जाते हैं, और पिक्चर देखना तो हिंदुस्तानी कल्चर में मतलब सबसे टॉप आता है उनका। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो लोग आएंगे ज़रूर। बट डेफिनेटली हाँ, प्रेशर तो हर सिचुएशन में होता है। अगर कोरोना ना भी था तो भी बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है। अभी आप कह सकते हो एक एडिशनल प्रेशर आ गया है। लोग डरे ना और सिनेमा में आके फिल्म खुल के आराम से देखें। थर्ड वेव दिसंबर लास्ट वीक से लेकर जनवरी एंड तक खास तौर पर रहा। तब तक ये भी पता नहीं था कब तक चलेगा, क्योंकि पीक के बारे में। अब उसके बाद ये पहली फिल्म है जो एक बड़े बजट की फिल्म जो रिलीज़ हो रही है। थिएटर तक लोगों को खींच कर लाना इन 2 सालों में जो उनके दिमाग में बैठा हुआ था, एक चैलेंज है। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिस फिल्म के ज़रिए आप थिएटर में पब्लिक को लेकर आएंगे, ऐसी क्या खासियत है इस फिल्म की जो लोग कोरोना और उसकी दहशत को छोड़कर थिएटर तक पहुँचे? वो मैं कोरोना और उसकी दहशत को छोड़ के आई डोंट थिंक उस वजह से लोगों को इस फिल्म का मैं इस फिल्म की क्वालिटीज़ बताऊंगी। मैं इन जनरल एक आर्टिस्टिक तौर पे ये कहूँगी कि एक ऐसी पिक्चर है जो बड़े पर्दे पे ही देखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक विजुअल एक्सपीरियंस है और इस तरह की इमर्सिव एक्सपीरियंस है कि आप स्टार्ट से फिनिश आके बस इस दुनिया में खो जाओ। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए इस फिल्म को लेकर। तो आई फील अगर लोगों ने ट्रेलर देखा है, टीज़र देखा है, गाने देखे और पसंद किया है, तो ये एक बहुत ही एक गुड एफर्ट है। एक अच्छी से कैरेक्टर दिखाना, सोशल पॉइंट बनाना, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा इस फिल्म में। और ओवरऑल एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है, और हम पिछले 2-3 साल से बहुत ही कुछ इमोशनल खुद की जर्नी में गुजर चुके हैं। तो ये एक मज़ेदार वाली क्वालिटी भी है और इमोशनल क्वालिटी भी है। तो पूरा आपको ऐसे कह सकते पैकेज मिलेगा अगर आप थिएटर में आके ये फिल्म देखोगे। गंगूबाई को मैं क्या कहूँ, एक बायोपिक कहूँ या फिर उसके साथ कुछ अलग चीज़ें? तो इट्स बेस्ड ऑन अ बुक।
जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, वो किताब ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। गंगूबाई वो किताब पे बेस्ड है, वो किताब का नाम है माफिया क्वींस। हुसैन जैदी की किताब है। उसमें एक चैप्टर था जो गंगूबाई का चैप्टर था, और उनकी जर्नी की, वो कैसे बम्बई आई, कैसे पावरफुल बनी, कैसे औरतों के लिए वो लड़ी। बहुत ही अनोखी, बहुत ही नेक, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान थी वो। जो भी उसकी सिचुएशंस में आप कह सकते हो पेन था, प्रॉब्लम थे, स्ट्रगल थे, उन्होंने कभी उसे अपनी लड़ाई में, मतलब इट डिडंट एवर स्टॉप हर स्ट्रगल, और अपनी लड़ाई उन्होंने चालू रखा। औरतों के लिए उन्होंने फ़ाइट किया, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने फ़ाइट किया। तो आप कह सकते हो कि अगर गंगूबाई की आत्मा इस फिल्म को देखे और जाने, वो शील बी एट पीस नोइंग के उनके जो भी विशेस थे और स्ट्रगल्स थे, हमने उस तरह उसे डिपिक्ट किया है स्क्रीन पे। अले आपने कहा ये एक बुक हुसैन ज़ैदी की नॉवेल, उसमें एक चैप्टर है, लेकिन ये फिल्म थिएटर में आने से पहले कोर्ट में पहुंच गई थी। इसमें जो बहुत सारे लोग हैं जो गंगूबाई के, हालांकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, कुछ उन्होंने शायद गोद लिए थे, उनका कहना है कि वो एक सोशल वर्कर थी, लेकिन फिल्म के ट्रेलर और टीज़र जो है वो दिखा रहे हैं उनको एक सेक्स वर्कर के तौर पर। तो उन लोगों की जो शिकायतें हैं, क्या फिल्म देख के आपको लगता है कि दूर हो जाएंगी? आई डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही नोबल रिप्रेजेंटेशन है इस कैरेक्टर का। ये जो प्रोफेशन है उनका बैकड्रॉप है। फिल्म उनके प्रोफेशन के बारे में नहीं है, उनके काम के बारे में है, जो वो सोशल तौर पे करती है लोगों के लिए, जिस तरह वो कमाटीपुरा की औरतों के लिए लड़ती है। जैसे कि मैंने कहा, ये बुक पे बेस्ड है, और ये बुक में लिखा गया था कि वो बम्बई आई थी और उन्हें बहुत ही यंग एज पे बेच दिया गया, अपने पार्टनर उन्हें उसे बेच दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आप फिल्म भी देखोगे तो जर्नी वहाँ से ही उनकी शुरू होती है, और वहाँ से उनकी आँखों में जो इंटेंसिटी है और एक ज़िंदगी की जो पर्पस है, वहाँ से ही बॉर्न होती है। एक गंगूबाई का कैरेक्टर टफ कैरेक्टर है, क्योंकि गंगूबाई का पूरा पास्ट, उनकी कहानी, और आलिया भट्ट जिनके बारे में कहा जाता है एक सॉफ्ट फेस, और इस तरह के रोल, इसको करने में क्या चैलेंजेस आए, पहला। दूसरा ये कि इस कैरेक्टर को करने के लिए क्या आपको रेड लाइट एरिया में जाकर उनके हाव भाव या क्या कैसे करते हैं, ये एक्सपीरियंस लेना पड़ा? नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वो एक बैकड्रॉप है। फिल्म उनके हाव भाव के बारे में नहीं है। जिस दुनिया में वो आती है, मैंने उस पर एक कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज देखे शायद, काफ़ी बात की सर के साथ। हमने वो ऑथर के साथ भी बैठ के एक मीटिंग की, हुसैन जैदी के साथ भी, कि वो गंगूबाई कैसी थी। ये फिल्म गंगूबाई के ऊपर बेस्ड है। आई फील जो प्रोफेशन है उनका, जो सेक्स वर्कर्स का वो, दैट इज़ जस्ट, वो किसी के लिए भी लड़ सकती है। मतलब जो एक इंसान अपने लोगों के लिए लड़ता है, वो कहानी है। अपने लोग कौन हैं, कहाँ पे बैठे हैं, चाहे यहाँ पे बैठे हो या चांद पे बैठे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि कोई किसी 1960s में किसी ने अपना आवाज़ उठाया, और उस टाइम पे जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इतना आवाज़ उठाया कि चर्चे मतलब हर जगह फैल गए, और इतने फैल गए कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में पहुंच गए उनसे मीटिंग करने के लिए, क्योंकि उनकी बातों में इतना पावर था। तो कमिंग बैक टू द अदर क्वेश्चन कि ये जो सॉफ्ट, हाँ ये सब कह रहे हैं और वैलिड पॉइंट भी है, पर आई थिंक संजय सर को ये जो एक सॉफ्टनेस ऑन द आउटसाइड, हार्डनेस ऑन द इनसाइड का एक कॉम्बिनेशन था, वो चाहिए था। इट इज़ नॉट द मोस्ट ऑब्वियस रूट। आप ये नहीं समझोगे हाँ यही सही है, अलग रूट है और नया रूट है। तो उसी में ही चैलेंज परफॉर्म करने में होता है, और फिर उसे प्रेजेंट करने में भी होता है। जिस तरीके से जो पिक्चर है गंगूबाई की, रियल पिक्चर है, उसमें उनकी बिंदी और बाकी जो है कहते हैं कि वो चलना फिरना, हाथ उठाना, ये सारी चीज़ें जो आपके ट्रेलर और टीज़र में दी गई, तो क्या ये जो कुछ था उस तरीके के अपने आप को ढालना, ये करना, और क्योंकि कई लोगों ने कमेंट्स भी देखा है, उसमें तारीफ़ हो रही है आपके उस हाथ को उठाने के अंदाज़ की और बाकी चीज़ों की, तो इसके लिए क्या करना पड़ा था? आई थिंक एक ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। आप जब उस लाइफ के सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपके पास खोने के लिए और कुछ है नहीं,
तो आपके बॉडी लैंग्वेज में एक अबैंडन सा आ जाता है। आपको कुछ सोसाइटल फॉर्म्स रिफॉर्म्स में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कहोगे खुल के कहोगे, जैसे चलोगे खुल के चलोगे, कुछ मतलब फ़िक्र नहीं है दुनिया की, क्योंकि दुनिया ही आपकी फ़िक्र नहीं करती है। तो एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं उसको, एक बिटर स्वीट वाला बॉडी लैंग्वेज, बट बहुत ही अबैंडन है उसमें। तो उसी को मैंने दिमाग में रख के, कोई एक इंसान एक तरह नहीं चलता है, तो मुझे चाल बदलना पड़ा, क्योंकि ये एकदम अलग किस्म की इंसान थी। ये आलिया नहीं है, गंगूबाई है। और जिस पिक्चर की आप बात कर रहे हो, हाँ, वो पिक्चर इज़ दी ओनली पिक्चर दैट वी हैव ऑफ गंगूबाई अपेरेंटली बाय द इंटरनेट। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो लेजिटिमेट पिक्चर है कि नहीं, पर जैसे दिखाया गया है वो काफ़ी ओल्ड एज में उनका पिक्चर दिखाया गया है। ये फिल्म उनकी यंग एजेस के बारे में है, ये क्योंकि 70s की पिक्चर है उनकी वैसे। जी, पर जो हम पिक्चर में कहानी डिपिक्ट कर रहे हैं इस फिल्म में, ये उनकी 16, 17, मतलब वहाँ से बहुत यंग एज से लेके मे बी 29-30 तक उनका एक डिपिक्शन किया है, क्योंकि वो बहुत ही यंग उम्र में उन्होंने काफ़ी कुछ पा लिया था। और एक चीज़ थी जो सर चाहते थे, वो था बिंदी, और एज के साथ उनका बिंदी भी बढ़ता जाता है। एक मेल डोमिनेटेड हीरो, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है ज़्यादातर ये होता है हीरो लीड करता है। एक ऐसी फिल्म जब भी आती है जिसमें एक हीरोइन लीड करती है, उसी के नाम पे फिल्म बन रही है, उस वक्त ज़्यादा एक बर्डन, एक तनाव लगता है कि एक लीड एक्ट्रेस है, उसके ऊपर पूरे कंधे पे फिल्म है, तो ये एक्स्ट्रा आपको तनाव देता है ऐसी चीज़ें? अब तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। कोई भी फिल्म अगर मैं अपने कंधे पे भी ना ले रही हूँ, क्योंकि वो मेरी फिल्म है, उसका प्रेशर मैं डेफिनेटली लूँगी। और उसका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एक उसकी उम्मीद हमेशा से हाई होगी, चाहे वो मैं लीड कर रही हूँ या कोई और लीड कर रहा है, क्योंकि आपकी फिल्म है। हाँ, ये फिल्म इज़ लेड बाय अ वुमन प्रोटैगनिस्ट, पर मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छा कैरेक्टर लिखो तो उस कैरेक्टर का जेंडर बस बाय द वे है, क्योंकि जो कैरेक्टर का पर्सनालिटी है वो जेंडर से रिलेटेड नहीं है। ये मेल है या फीमेल है, उससे कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। आप डायलॉग किसी से बुलवा लो, डायलॉग तभी लैंड होते जब उसमें इमोशन होता है। अभी आप ये नहीं देख रहे हो कि ये मेल वाला इमोशन है या फीमेल वाला इमोशन है। तो मेरा ये मानना है कि हम एज अ सोसाइटी भी, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और उस पर फोकस करते हैं, शायद हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए कि हम ऐसे कॉन्वर्जेशन, ऐसे दिन आए जब ये कॉन्वर्जेशन ही ना रहे कि ये मेल सेंट्रिक है और फीमेल सेंट्रिक है। लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का आप रेशो निकाल कर देंगे। जी बिल्कुल। मैंने सुना था कि पहले आप, चूँकि संजय लीला बंसाली साहब की फिल्म है जो फिल्म को एक आर्ट की तरह पेश करने में माहिर हैं, इससे पहले एक ब्लैक फिल्म थी, उसमें आप इंटरेस्टेड थी काम करने के लिए, और उस वक्त शायद ये पूरा सपना नहीं हुआ था। जी, मैं बहुत यंग थी। मैं उस यंग रानी मुखर्जी के यंग किरदार का ऑडिशन करने गई थी, बट सर ने मुझे देखा, और ऑब्वियसली आई डोंट इवन नो मैंने क्या ऑडिशन दिया, बट उसी वक्त से सर ने, आई थिंक उन्होंने मुझे बाद में कहा कि मैंने उसी वक्त से डिसाइड किया कि, और मुझे पता चल गया कि एक दिन तुम हीरोइन बनोगी और एक दिन मैं तुम्हें डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो गंगूबाई कैसे फिर हुआ, कैसे मिला? हम एक अलग पिक्चर करने वाले थे साथ में, उस पिक्चर का नाम था इंशाल्लाह, जो फिर नहीं हुई, शेल्व हो गई किसी वजह से। और फिर मेरे डेट्स थे सर के पास, और उन्होंने कहा डोंट वरी, आई हैव समथिंग फॉर यू। और फिर उन्होंने गंगूबाई का स्क्रिप्ट मुझे नरेट किया। ऑब्वियसली मैं पहले चौंक गई, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत अलग था। वो एक रोमांटिक फिल्म थी, लव स्टोरी, और ये एकदम अलग इंटेंस ड्रामा, जैसे कि आपने कहा कैरेक्टर लेड बाय अ वुमन एक्सेट्रा। तो आई डेंट थिंक उस वक्त कि मैं कर पाऊँगी, मैं ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं। बट सर का बिलीव था, और सर ने कहा कि ये चैलेंज अगर मैं लेना चाहूँ तो हम साथ में दोनों लेंगे, और जी जान लगा के काम करेंगे, एंड वी विल ट्राई एंड मेक अ वेरी गुड फिल्म आउट ऑफ इट। फिर मैंने सोचा, जब मैं 9 साल की उम्र में गई थी उनके ऑफिस ब्लैक के टाइम पे, तब से मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, तो अभी क्वेश्चन ही नहीं था। तो फिर उसी दिन से हमारी जर्नी शुरू हुई। इस फिल्म के दौरान ही शायद 2 साल लगे इस फिल्म को बनने में, और उसी वक्त कोरोना शुरू हुआ, फिर बीच में बहुत सारे ब्रेक।
तो कोरोना, फिर ब्रेक, फिर क्वारंटीन, इन सारी चीज़ों के बीच में फिल्म करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था। आई थिंक एक जो वैल्यू है काम का वो एकदम सा बढ़ जाता है, क्योंकि जब 6 महीने आप घर पे बैठते हो, पता नहीं है कि हम लोग सेट वापस जाएंगे कि नहीं, सेट ठीक से रहेगा कि नहीं, लोग फिर से काम कर पाएंगे कि नहीं, कितने लोग काम ये वो। ऑफ कोर्स जाने के बाद रिस्ट्रिक्शंस रख के हमें काम करना पड़ा, फिर भी कीपिंग ऑल प्रोटोकॉल इन प्लेस, टेस्टिंग वेस्टिंग चालू था, यू नो, मास्क वगैरह सब सेट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सेट पे जब हम काम करते हैं, और एक एक्टर जो है वो मास्क के बिना काम करता है, कैमरा के सामने मास्क के बिना ही काम करना पड़ता है। तो इट वॉज अ डेंजर, बट आई थिंक एक अंदर से एक इतना एक सॉर्ट ऑफ फायर था, एक फोर्स था कि अभी तो फिल्म कंप्लीट करनी है, और जितना पहले हमारे अंदर जोश था उससे 10 गुना ज़्यादा हमें जोश लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता नहीं है कि थिएटर्स कैसे होने वाले हैं, लोग आएंगे कि नहीं। तो ऑल द मोर रीज़न यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, ताकि आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएं और थिएटर में डालें, ताकि लोग अपने घर से बाहर निकल के, हम जो बिगिनिंग में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उनको एक पर्पस देना है कि हाँ मैं इस फिल्म के लिए घर से बाहर निकलूँगा। तो हमारा जो पर्पस है वो ज़्यादा हो गया इस फिल्म को अच्छा बनाने में। आपकी फिल्म के को स्टार अजय देवगन, पहले भी उन्होंने शायद इसमें माफिया, एक करीम लाला और इस टाइप के रोल किए, उनके बारे में बताएं इस फिल्म में। हाँ, उनका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पार्ट है इस फिल्म में, क्योंकि करीम लाला जो है, जो इस फिल्म में हमने रहीम लाला दिखाया है, उनका गंगूबाई की जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उनसे मिलने के बाद वो करीम लाला की बहन बन गई। उनसे मिलने के बाद गंगूबाई का पावर बढ़ता गया, और फिर उनका एक जो इनकाउंटर है वो उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि करीम लाला ने गंगूबाई ने एक फायर देखा, एक स्ट्रेंथ देखा, और उनको वो बहुत पसंद आया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड गंगूबाई की जर्नी एकदम से बदल गई। वो गंगू नहीं, वो गंगूबाई बन गई उसके बाद। उसके पहले वो सिर्फ गंगू थी। करीम लाला का आपने जिक्र किया, फिल्म में माफिया भी है, चूँकि गंगूबाई भी इनके बारे में कहा गया है, क्वीन माफिया सब। कभी वैसे माफिया के बारे में आपने सुना, पढ़ा, मिले, देखा कुछ? मिले नहीं सुना पढ़ा, हाँ, पर इतना भी नहीं। आई थिंक ज़्यादा मैंने इस किताब में पढ़ा था। मतलब बहुत दूर रहती हैं इन सब चीज़ों हाँ, आई थिंक बेहतर ही है। बेहतर ही है आप सभी के लिए। एक चीज़ और है आलिया, इधर हाल में लगातार आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे भी साउथ की फिल्में जिस तरीके से अपनी जगह बना रही हैं, नॉर्थ में भी हिंदी फिल्म के दर्शकों में एक बड़ी तादाद अब साउथ की फिल्मों की तरफ जा रही है, उनकी जो फिल्में हैं, जो उनकी क्वालिटी है। तो आपको लगता है एक नया चैलेंज है साउथ की फिल्में नॉर्थ की तरफ, ये खासतौर पर हिंदी फिल्मों के लिए? आई थिंक हमें इंडस्ट्री को इंडियन इंडस्ट्री के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन बटा हुआ है, पर नहीं होना चाहिए बटा हुआ। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कंटेंट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। कहानी आप जो कोई भी लैंग्वेज में डिपिक्ट करे, वो कहानी होनी चाहिए, और वो कहानी पे हम रिस्पॉन्ड करें। और मैं तो कहती हूँ जब भी कंपटीशन होता है तो वो हेल्दी कंपटीशन ही होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज देती है। जब एक फ़िल्म अच्छी चलती है थिएटर में और लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते, ऑडियंस उसे देखने जाती है, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लर्निंग होती है कि ये क्यों चली है, ऑडियंस को इसमें क्या पसंद आया है। और मैं ये मानती हूँ कि अभी द वे इट्स गोइंग, मैं भी एक साउथ फिल्म कर रही हूँ, और ये एक साउथ फिल्म बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। आई फील अगर आप साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एक्टर्स को मिला के एक पिक्चर बनाओ, और ऐसे हम एक साथ, तो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडस्ट्री बन जाएगी। वैसे है ऑलरेडी, पर अगर हम ही इसमें डिफ्रेंसिएशन देखेंगे तो फिर हम हॉलीवुड को कैसे टक्कर दे पाएंगे? तो ये कैसे होगा, मुमकिन कैसे है ये? मुमकिन यही होगा, एक तो जैसे कि मैंने कहा, एक लर्निंग होगी हर एक कंटेंट के साथ कि कौन सी कंटेंट अभी चल रही है, और एक दूसरे के साथ काम करके, इंटरैक्ट करके, एक दूसरे की मदद करके ऐसे ही होगा। जैसे कि अगर मेरी फिल्म कोई रिलीज़ हो रही हो, जब मेरी टीज़र रिलीज़ हुई थी, आई रीच्ड आउट टू सो मेनी पीपल, नॉर्थ साउथ सब, और सब ने ट्वीट किया, पोस्ट किया। मैंने बोला अगर आपको पसंद आए प्लीज़ कुछ कहना। वैसे ही अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की फिल्मों के बारे में बात करें और उनको एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट करें, एक
सॉर्ट ऑफ यूनिटी तभी आएगी। तो हमें ऐसे नहीं देखना कि ये नॉर्थ की फिल्म आ रही है, साउथ की फिल्म आ रही है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। हमें उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए कि एक दिन हमारी कोई पिक्चर जो इंडियन पिक्चर है वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही हो और एक हॉलीवुड फिल्म सेम डे रिलीज हो रही है, उनको डरना चाहिए कि हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है। हमें नहीं डरना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम साथ में मिलकर एक पिक्चर बनाएंगे। सोशल मीडिया नेट ने खैर काफ़ी कुछ आसान कर दिया, अब साउथ की फिल्में भी हिंदी में लोग देखते हैं। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए, चाहे वो राजी हो, गली बॉय है, उड़ता पंजाब हो। गंगूबाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस पर आप सेटिस्फाइड हैं कि जो एक रोल, जो एक कैरेक्टर मिला था, आपने बेस्ट किया है? और आपके करियर में ये फिल्म कहाँ मायने रखती है? वो तो आई थिंक फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। आई हैव डेफिनेटली गिवन इट, मतलब मेरा 100 से भी ज़्यादा % मैंने इस फिल्म को दिया है। नॉट ओनली बिकॉज क्योंकि ये फिल्म मेरे ऊपर बेस्ड है, पर क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर है संजय लीला बंसाली, वो बहुत ही पर्टिकुलर है और बहुत ही मतलब हार्ड वर्क से भी ज़्यादा हार्ड वर्क वो अपनी खुद की पिक्चर में डालते हैं। तो वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो 2 साल के लिए हमने, जब पूरी टीम ने इसमें एफर्ट और एनर्जी डाला है, वो हम आप कह भी नहीं सकते हो कि एक दिन के लिए भी हमारा रिलैक्स था। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क गया है, बहुत ही अटेंशन गया है, टाइम गया है पिक्चर बनाने में। तो अभी जो हमारा होना था हमने कर लिया, अभी बाकी ऑडियंस के हाथ में। 25 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही 25 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और जाके लोग थिएटर में ये फिल्म देखें।